हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। सबसे पहले एक क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल हो रही थी जो मैक्रोस्कोपिक स्केल वाले हमारे पास में ऑब्जेक्ट थे, यानी जिनके अंदर एक पर्टिकुलर मास था, उन सब पे क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल हो रही थी और उन सब पे फॉलो हो रहे थे न्यूटन्स के लॉ। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक स्केल की बात आई, जब एटम्स के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात आई, तो देखा गया कि वहां पे क्योंकि इनका मास बहुत ही कम होता है, जो हमारे पास में ये पार्टिकल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इनका मास बहुत ही कम होता है और इतना कम मास होने की वजह से इन पे न्यूटन्स के लॉ या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो फ्रेम के अंदर, पिक्चर के अंदर आई। तो देखिए हुआ क्या था। सबसे पहले थी क्लासिकल आपके पास में मैकेनिक्स। सबसे पहले थी क्लासिकल मैकेनिक्स जो लग रही थी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे। मैक्रोस्कोपिक हम कह सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्केल पे कौन सी लग रही थी? क्लासिकल मैकेनिक्स। क्यों? क्योंकि मास था तो हमारे पास में वेलोसिटी थी, और मास वेलोसिटी था तो मोमेंटम था, और P इक्वल्स टू mv। इस वजह से यहाँ पे कौन सी लग रही थी? क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी इस पे न्यूटन के सारे लॉ फॉलो हो रहे थे। लेकिन जब हम आते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे। क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है वो कब आई पिक्चर के अंदर? जब देखा गया कि अगर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक हमारे पास में पार्टिकल है, जो माइक्रोस्कोपिक स्केल पे जब हम आए, यानी कि जब हम आए एक एटम, और इस एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इन पे जब आते हैं तो इनका मास बहुत कम होता है। मास कम होता है और वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और इतना कम मास होने की वजह से, या मैं अगर एग्जांपल लूं फोटोन की, फोटोन का अगर हम एग्जांपल ले तो फोटोन का मास तो हम लगभग कितना मान के चलते हैं? मास होता है 0। तो यानी मोमेंटम फोटोन पे कितना हो गया? mv इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो फेल हो जाती है। तो पहली बार जब हम माइक्रोस्कोपिक स्केल पे बात करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स को पिक्चर में लाया गया, क्वांटम मैकेनिक्स को देखा गया। ठीक है, तो ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो स्मॉल पार्टिकल के लिए डिस्कवर की गई थी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे अगर अपन चलें तो सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स को किस पे, कहाँ देखा गया था? सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स को देखा गया था ब्लैक ब्लैक बॉडी पर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो थी उनमें ये देखा गया, जो आपको पता है कि एक ब्लैक बॉडी होती है वो अपने ऊपर आने वाली सभी तरह की जो रेडिएशन होती है उन्हें एब्सॉर्ब कर लेती है और उसके बाद उनको इमिट भी कर देती है। तो ये देखा गया कि, और ये किसने डिस्कवर किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन? किरचॉफ ने। किसने किया था? किरचॉफ ने। तो ये देखा गया था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, इस पे जो रेडिएशन है वो अब कैसी आ रही है? कंटिन्यूअस। कैसी है? कंटिन्यूअस। ऐसा माना गया था कि ये जो रेडिएशन है ये कंटिन्यूअस रेडिएशन है। ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट आए थे मैक्स प्लैंक। प्लैंक जो आए थे, मैक्स प्लैंक, उन्होंने बताया कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है ये कंटिन्यूअस रेडिएशन नहीं होती है, बल्कि रेडिएशन कैसी होती है? डिस्क्रीट रेडिएशन होती है। डिस्क्रीट रेडिएशन होती है, मतलब ये है कि जो ये रेडिएशन आ रही है, जो लाइट वेव आ रही है, ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और इन एनर्जी के पैकेट्स की, हर एनर्जी पैकेट की फिक्स एनर्जी होती है, जिनको आगे क्वांटाइज नहीं किया जा सकता। ये फिक्स एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आते हैं, और इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को कहा जाता है फोटोन। तो इन फोटोन की सबकी फिक्स एनर्जी होती है, और होती है E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, यहाँ पे H हो गया प्लैंक कांस्टेंट, H हो गया प्लैंक कांस्टेंट, इसके अलावा कांस्टेंट हो गया, और न्यू जो है वो हो जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये हो जाती है। तो यानी कि हर फोटोन की एक फिक्स एनर्जी होती है, और ये एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आती है। कंटिन्यूअस रेडिएशन नाव के डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स होते हैं, और ये होती है इसकी वैल्यू इक्वल्स टू एच न्यू। के बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डे ब्रॉगली, और उनकी हाइपोथेसिस थी जिसको हम आगे पढ़ते हैं। डी ब्रॉगली ने बताया कि जिस तरीके से लाइट होती है, वो लाइट अपनी
वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर को भी शो कर रही है, उसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में भी अगर मैं स्पेशली बात करूं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, मास कम है और वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। मास एकदम कम हो गया, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या एक मूविंग इलेक्ट्रॉन जिसका मास बहुत कम है और वो तेजी से चल के आ रहा है, वो वेव नेचर जो नहीं शो नहीं करेगा? यानी डे ब्रॉगली का कहना था कि जिस तरह से लाइट वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर शो कर सकती है, उसी तरीके से जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है स्पेशली इलेक्ट्रॉन, वो भी अपनी पार्टिकल नेचर के साथ साथ में वेव नेचर शो करते हैं, क्योंकि उनका मास बहुत कम है और वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वो एकदम स्पीड से आ रहा है और वो हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मास बहुत कम है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वेव चल के आ रही है। यही डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था। देखिए, हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है अच्छी तरीके से कि जो लाइट होती है, ये लाइट हमारे पास में दो नेचर शो करती है, एक होता है वेव नेचर, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? पार्टिकल नेचर। आप लोग मुझे बता सकते हैं वेव नेचर किन एक्सपेरिमेंट से शो होती है? यस, बिल्कुल सही, इंटरफेरेंस जो है वो कौन सा नेचर शो कर रही है? वेव नेचर। इसके अलावा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब लाइट का कौन सा नेचर शो करते हैं? वेव नेचर। और मैं बात करूं पार्टिकल नेचर, अभी अभी हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब लाइट के कौन से इफेक्ट को बताते हैं? पार्टिकल नेचर को बताते हैं। इसी तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास में कोई मैटर होता है, मैटर में भी डी ब्रॉगली ने स्पेशली बात करी इलेक्ट्रॉन की, ये भी दोनों नेचर शो करते हैं। ये अपना पार्टिकल नेचर तो शो करता ही करता है क्योंकि इसके पास मास है, लेकिन साथ में वेव नेचर भी शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मास बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत जबरदस्त है, तो क्या लगता है हमें? जैसे कोई वेव चल के आ रही है। यही डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है। और इस यानी डी ब्रॉगली ने एक और चीज कही, डी ब्रॉगली ने कहा कि कोई भी मूविंग हमारे पास में पार्टिकल जिसका मास बहुत कम है, तो कोई भी मूविंग पार्टिकल जो होता है उसके साथ वेव एसोसिएटेड रहती है। और अगर हम बात करें स्पेशली इलेक्ट्रॉन की, मूविंग पार्टिकल जिसके साथ में वेव एसोसिएट रहती है, उस वेव को ही कहा जाता है मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। तो क्या कहा डी ब्रॉगली ने? कोई भी हमारे पास में मूविंग पार्टिकल स्पेशली अगर डी ब्रॉगली बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसका मास बहुत कम है और वेलोसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है, तो किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएट रहती है? एसोसिएट उसके साथ में रहती है उसके साथ में वेव, और इस वेव को कहा जाता है मैटर वेव, क्योंकि किसी मैटर के साथ में वेव एसोसिएट है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ, मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है उसे ही कहा जा रहा है मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव से कहा जाता है। ठीक है, और कैसे इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट किया जाएगा वो भी हम निकालते हैं, तब तक आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं निकालना डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। मान लीजिए आपके पास में कोई लाइट वेव है, उस लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में न्यू, और वो किसी फोटोन पार्टिकल से एसोसिएट है जिसकी एनर्जी है E। ठीक है, तो आपके पास में सबसे पहले हमारे पास में लाइट वेव, इस लाइट वेव की हम फ्रीक्वेंसी को कितना लेके चलते हैं? फ्रीक्वेंसी हमने ले ली इसकी न्यू, और इसकी ये एसोसिएट किससे है? एसोसिएट है किसी फोटोन से, और उस फोटोन की एनर्जी हमने कितनी ले ली? E। तो हमें पता है, वी नो दैट क्या होता है? E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें ये भी पता है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन जो थे हमारे पास में, उसके अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये हो गई। ठीक है, यहां से m इक्वल्स टू E अपॉन सी स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा। E की वैल्यू को इक्वेशन 1 से हम पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, m इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। आगे हम इसे सॉल्व करें तो अगर हम बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दी, बोथ साइड को हम क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे, किससे? c से, तो क्या बन जाएगा? एम सी इज इक्वल्स टू एच न्यू इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये m इंटू सी हमारे पास में क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्योंकि c क्या हो जाती है? c हो जाती है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ फोटोन।
फोटोन की जो हमारे पास में स्पीड है c, तो फोटोन के लिए क्या हो जाएगा मोमेंटम m इंटू सी। तो m इंटू सी को मैं लिख सकती हूँ मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाएगा, और ये हो गया h न्यू, सी एक सी कैंसिल आउट अपॉन सी। अब हमें पता है न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, तो मैं इसको अगर लेके जाऊं तो वन अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू अपॉन सी। न्यू अपॉन सी की वैल्यू को पुट करने पे क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इक्वल्स टू हम इसको रीअरेंज करेंगे तो h अपॉन p, ये ही हमारे पास में निकल के आती है। लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये लैम्डा अगर हमारे पास में मैटर वेव हो तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p की जगह हम क्या रख देंगे, m इंटू v। किसके लिए आ जाएगा, ये पार्टिकल के लिए। अगर आपका पार्टिकल है तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इंटू v आ जाएगी। इन्हें कहा जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि किसी मैटर के साथ में या हमारे पास में कोई भी मैटर है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। ओके, अब हम अगर बात करें कि अगर पार्टिकल की साइज बड़ी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट की, कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट है लाइक फुटबॉल है, फुटबॉल अगर अपनी वेलोसिटी से आ रही है तो क्या उससे भी वेव एसोसिएट होती है। देखिए फुटबॉल का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो अगर हम बात करें फुटबॉल का मास बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका लैम्डा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो वेवलेंथ होती है उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि वो हमें दिख नहीं पाता कि वो वेव की फॉर्म में आ रही है। लेकिन अगर हम स्मॉल पार्टिकल की बात करें, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू वी, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है, मास कम होने की वजह से लैम्डा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हमें आराम से उनकी वेव नेचर जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से डी ब्रॉगली ने अपने इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट, देखा जाए तो ये जो आ रहा है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, या हम कह सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, ये प्लैंक ने जो फोटोन के लिए लैम्डा की वैल्यू निकाली थी वही वैल्यू यहाँ पे लैम्डा की आ रही है, लेकिन वो थी लाइट के लिए, वो थी वेव के लिए, लेकिन यहाँ पे किसके लिए निकल के आ रहा है डेरिवेशन, ये लैम्डा जो है वो पार्टिकल के लिए निकल के आ रहा है। ठीक है, बाद में डेविसन और जर्मन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये प्रूव भी हो गया था कि बिल्कुल सही है, एक जो पार्टिकल होता है स्मॉल साइज पार्टिकल या कोई भी मूविंग पार्टिकल जो होता है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर को शो करता है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हमें ये बता रहा है, आप देखिए एक तेजी से आने वाला कोई भी पार्टिकल, बहुत तेजी से कोई पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर एट ए टाइम साइमल्टेनियसली आप उसकी मोमेंटम और पोजीशन दोनों को एक साथ नहीं बता सकते। यही बताता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो ये जो प्रिंसिपल है ये माइक्रोस्कोपिक स्केल पे वर्क करता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल पे, पर मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि मान लीजिए एक तेजी से बॉल गिरती हुई आ रही है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम, मोमेंटम मतलब हम ले सकते हैं वेलोसिटी, आप उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन अगर दोनों को कि साइमल्टेनियसली किसी एक पॉइंट पर निकालना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आप उसकी पोजीशन को निकालेंगे तो उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम अलग होगा, और जब आप मोमेंटम को निकालेंगे तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि किसी भी जो हमारे पास में स्मॉल पार्टिकल है जो बहुत तेजी से आ रहा है, उसकी हम एक ही एट ए टाइम पर एट ए टाइम साइमल्टेनियसली हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को हम एक टाइम पे नहीं बता सकते, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। तो हमारे पास में मोमेंटम p इक्वल्स टू होता है mv और पोजीशन हम मान लेते हैं क्या होती है x। तो हम कह रहे हैं कि हम साइमल्टेनियसली किसी भी मूविंग पार्टिकल की किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर हम उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। तो यानी मोमेंटम के अंदर एक हमारे पास में एरर आएगी जिसको हम कह देते हैं डेल पी, और इसी तरीके से पोजीशन में भी एक एरर आएगी जिसे हम कह देते हैं डेल एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया डेल पी इंटू डेल एक्स, यानी कि जो उसकी मोमेंटम में एरर है और जो उसकी पोजीशन के अंदर जो एरर आ रही है वो हमारे पास में
ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है h/4 पाई, यानी कि इन दोनों के जो एरर है इनके मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू h/4 पाई से या तो ज्यादा है या उसके बराबर, लेकिन उससे कम नहीं होती है। यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। देखिए, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक इंसान है, वो चोरी कर रहा है मान लीजिए, तो वो जिस टाइम पे चोरी कर रहा है साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। यानी दोनों में कहीं ना कहीं, अगर वो चोर है तो वो अच्छा इंसान नहीं, और अगर वो अच्छा इंसान है तो वो चोर नहीं हो सकता। तो यानी कि अगर आपके पास में एट ए टाइम अगर मोमेंटम आपने बता दिया तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते पार्टिकल की, क्योंकि वो आगे निकल जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। और अगर आपने एट ए टाइम उसकी पोजीशन बता दी तो आप उसका मोमेंटम नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी वेलोसिटी वो स्पीडली चल रहा है, तो आप उसका मोमेंटम नहीं बता सकते। यानी डेल पी इंटू डेल एक्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है h/4 पाई। अगर मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका मोमेंटम बता दिया, p है आपके पास में, बिल्कुल आपने बता दी, और p इक्वल्स टू होता है m इंटू वी, आपके पास मास है, वेलोसिटी, और आपने उसका मोमेंटम बता दिया, यानी डेल p, यानी एरर इन मोमेंटम कितना हो गया, जीरो। एरर इन मोमेंटम जीरो हो गया तो हम इसको एप्लीकेबल करते हैं यहाँ पे, डेल x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई, और डेल p की वैल्यू जीरो हम यहाँ पे ले आएंगे, तो डेल x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, डेल x लगभग हमारे पास में कितना हो गया, इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। यानी कि उसकी पोजीशन के अंदर जो एरर है वो कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब हम उसकी पोजीशन को उस टाइम पे नहीं बता सकते जब हम उसका क्या बता रहे हैं, मोमेंटम बता रहे हैं। यही था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये कुछ जनरल हमारे पास में नेचर थी वेव की, पार्टिकल की, मैटर वेव की, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो हमने पढ़ ली। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हमारा जो वेव फंक्शन है, उसके बाद में श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।